दोस्तों एक काम कीजिए, सोचिए कि आपके पास एक ऐसे एनालिस्ट का नंबर है जो 24 घंटे सिर्फ डेटा देखते हैं, दुनिया की बेस्ट रिसर्च फर्म को हायर करते हैं और गलती करने का अफोर्ड कर ही नहीं सकते। अब सोचिए कि उस एनालिस्ट ने साइलेंटली 120 इंडियन स्टॉक में पैसा लगाया उसी क्वार्टर में जब वो मार्केट से 1.3 लाख करोड़ निकाल रहा था। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये एफआईआई का Q4 2026 का डेटा है। तो सवाल ये नहीं है कि एफआईआई क्या बेच रहे, सवाल ये है कि जो खरीद रहे हैं वो क्यों खरीद रहे हैं। तो आज मैं 3 स्टॉक के जरिए 3 इन्वेस्टिंग लेसन दूंगा जो शायद किसी भी यूट्यूब वीडियो में आपने पहले नहीं सुना होगा। एक लार्ज कैप है, एक मिड कैप है, एक स्मॉल कैप है, फंडामेंटल भी है, रिस्क भी है और वो एंगल भी है जो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर मिस कर देता है। तो देखिए कि कैसे साइलेंटली एफआईआई ने क्या खरीदा है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्योर लर्निंग है कि फंडामेंटल को वो कैसे सोच रहे हैं जो आपको सोचना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप YouTube मेंबरशिप से नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइए, बहुत सारे हिडन इनसाइट वो मिलते हैं जो आपको कहीं मिलेंगे नहीं। तो सबसे पहला एनटीपीसी उन्होंने लिया, लेकिन कंपनी का नाम सुनते ही आप बोलेंगे यार ये तो बोरिंग है, सरकार की पावर कंपनी है, राइट? क्योंकि पीएसयू नाम आते ही दिमाग में स्लो हैवी जैसी कहानी आ सकती है। मैं समझ सकता हूं आपका रिएक्शन, लेकिन एक सेकंड रुकिए। एफआईआई ने इस क्वार्टर में अपनी स्टेक को 16.24 से बढ़ाकर 16.54% कर लिया। अब आप कहोगे ये तो छोटा सा है। अरे भैया छोटा सा कैसे है? जहां पे वो 1.3 लाख करोड़ बेच रहे हैं वहां पर किसी में कुछ खरीद रहे हैं तो कुछ तो बात है। तो उस बात को समझने के लिए वैल्यूएशन पे आते हैं। एनटीपीसी का लास्ट 10 साल का मीडियन पीई है 11.9, आज ये ट्रेड कर रहा है 15.8 के पास, मतलब एक्सपेंसिव है मीडियन से। हाँ, लेकिन अगर आप अदानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी से कंपेयर करो तो वो कहीं ज्यादा महंगा है। एनटीपीसी अभी भी सेक्टर में रिलेटिवली चीप है। अब फंडामेंटल की बात करें तो यहां मैं ऑनेस्ट रहूंगा, अभी के नंबर एक्साइटिंग बिल्कुल नहीं है। 9 मंथ का 2026 फाइनेंशियल ईयर में पावर जनरेशन ग्रोथ 2025 से कम है। रेवेन्यू 13,871 करोड़ से 14,415 करोड़ ग्रोथ है, लेकिन स्लो है। पेट जाएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 16,931 से 16,056, मतलब फ्लैट या थोड़ा डाउन। तो सवाल इंटरेस्टिंग है, अगर अभी के नंबर इतने एवरेज हैं तो एफआईआई को कौन सी मोहब्बत जाग गई जो खरीद लिया? तो दोस्तों देखिए, यहाँ इन्वेस्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है। आज के नंबर मत देखो, कल का मोनोपोली देखो। कहोगे कैसे? तो इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट क्या है बताओ मुझे? 2047 तक 200 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी, यानी बहुत बड़ा एम्बिशियस प्लान है। अब इस 200 गीगावाट से 100 गीगावाट गवर्नमेंट बनाएगी और उस 100 गीगावाट में 30 गीगावाट सिर्फ एनटीपीसी का हिस्सा है। तो ये शुरुआत हुई और एनटीपीसी ने अब क्या किया? जेवी बनाया। एनटीपीसी और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मिलकर अणुशक्ति विद्युत लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई। दूसरी बात, एक होल्ली ओन्ड न्यूक्लियर सब्सिडरी बनी एनटीपीसी परमुंजा निगम लिमिटेड। तीसरी, राजस्थान में 4 न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट अनाउंस हुए हैं। सबकी कहानी क्या है पता है? 700 मेगावाट। अब एनटीपीसी के एनर्जी को मिक्स देखो, 69% कोल 2047 तक, ये कोल 35 to 40% हो जाएगा और न्यूक्लियर 30% पकड़ ले तो आज जो बोरिंग लग रही है क्या बन के निकलेगी? बीस्ट। सही की गलत कमेंट में बताना। और वो मोनोपोली किसी प्राइवेट प्लेयर को नहीं मिलेगी, वो एनटीपीसी को मिलेगी। तो लेसन 1 क्या हुआ? वैल्यू इन्वेस्टिंग। सिर्फ सस्ता ढूंढना नहीं है, वैल्यू इन्वेस्टिंग में कभी कभी वो कंपनी ढूंढनी पड़ती है जो आज बोरिंग लगती हो बट कल के लिए वो क्रिटिकल काम कर रही हो जो प्रॉब्लम सॉल्व करे। कहते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपनी में वो शार्क टैंक वाले इन्वेस्ट करते हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। फिर से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फंडामेंटल एनालिसिस कैसे सिखाता हूं आप लोगों को, बस वही वाली बात है। तो शॉर्ट टर्म में क्या हुआ? एक्साइटिंग नहीं है, यानी 6 महीने की कहानी हो तो बोर 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 बोर। लेकिन अगर आप 5 साल 10 साल सोचते हो तो कुछ अलग सोचो, राइट? तो न्यूक्लियर एनर्जी पर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई थी, आपने जरूर देखी होगी, नहीं देखी हो तो देख लीजिए। तो कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर सकता है, बराबर? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अब आते हैं सेकंड स्टॉक, विशाल मेगा मार्ट। प्रमोटर बेच रहा है। मजेदार चीज पता क्या? प्रमोटर बेच रहा है लेकिन एफआईआई ने 15.52% से स्टेक बढ़ाकर 22% कर लिया। डीआईआई भी 25% से 32% पे आ गया। तो अब सवाल है कि प्रमोटर क्यों बेच रहा है? क्योंकि दोनों तो दबा के खरीद रहे हैं ना। और यहां पर क्या होता है? रिटेल इन्वेस्टर डर जाता है कि भाई अगर प्रमोटर बेच रहा है तो गड़बड़ है। लेकिन भैया इसके लिए कहानी समझनी पड़ेगी। वैल्यूएशन से शुरुआत करते हैं। जुलाई 2025 में विशाल मेगा मार्ट का पी था 140, अगर अभी बात करें तो 73-75 के आसपास। एक टाइम मार्च में 60 तक भी गया था, मतलब पी ऑलमोस्ट आधा हो गया था। तो क्या कंपनी खराब हो गई? नहीं,
बाजार में वैल्यूएशन को करेक्ट किया, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। फंडामेंटल देखो तो ट्रेलिंग 12 मंथ सेल ग्रोथ 21%, पेट ग्रोथ 36%, सेम स्टोर सेल ग्रोथ 10%, जो रिटेल में हेल्दी मानी जाती है। जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन आ जाओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब में प्रेजेंट है, टियर 1 टियर 2 टियर 3 सिटी सब कवर है, तो कंपनी तो ठीक। फिर प्रमोटर क्यों बेच रहा है? पता है, इसके लिए 2011 में जाना पड़ेगा। फाउंडर पता है इस कंपनी के कौन थे? रामचंद्र अग्रवाल। 2011 में अपनी पूरी कंपनी बेच दी, श्रीराम ग्रुप और टीपीजी कैपिटल को। क्यों? 2008 की क्राइसिस की वजह से बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ गया था, चॉइस नहीं था। इन लोगों ने क्या किया, एक प्रोफेशनल सीईओ को लाए, मिस्टर गुरिंदर कपूर, और इस एक आदमी ने कंपनी को टर्न अराउंड किया। 2011 से एक धीमे से डेट से लदी हुई कंपनी को ग्रोइंग और प्रॉफिटेबल रिटेल चेन बनाया। अब 2018 में क्या हुआ, श्रीराम और टीपीजी ने अपनी स्टेक बेची, तो केदार कैपिटल को, ये पी फर्म है, इनके पास आ गया 96% इक्विटी। अब दिसंबर 2024 में आईपीओ आया, 78 रुपए पर शेयर, 33% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ 104 पे। टाइमिंग परफेक्ट थी, बुल मार्केट था। यहां से क्या हुआ, पी फर्म का एग्जिट गेम शुरू हुआ। आईपीओ में ही इन्होंने 23% स्टेक डाइल्यूट किया, फिर जून 2025 में 19% बेचा, फिर 14% और बेचा, तो अब प्रमोटर स्टेक 40% के आसपास आ गया। तो ये पैनिक सेलिंग नहीं है, ये पी फर्म का प्लान एग्जिट है। उनका काम ही यही है, कंपनी में पैसा लगाओ, ग्रो करो, एग्जिट करो, नॉर्मल। लेकिन रिस्क कहां है? गुरिंदर कपूर की एज है 64-65 साल, वो रिटायरमेंट के करीब है। आईपीओ से पहले उन्होंने सीईओ रोल छोड़ा नहीं था, लेकिन आईपीओ स्मूथ रखने के लिए वापस लाए गए। मतलब जब तक प्रमोटर पूरा एग्जिट नहीं कर लेता गुरिंदर कपूर कंपनी में, और जब वो जाएंगे तो जो आदमी 2011 से कंपनी चला रहा है, जिसने टर्न अराउंड किया, वो नहीं रहेगा तो क्या होगा? नई मैनेजमेंट आएगी, क्या उतनी वो पावरफुल होगी? पता नहीं। ये है असली रिस्क। ऐसे करते हैं एनालिसिस। फंडामेंटल अच्छे हैं, पी कंप्रेस्ड है, एफआईडीआई बाय कर रहे हैं, लेकिन एक न्यू जो की मेन रिस्क है, वही इन्वेस्टिंग डिसीजन करना पड़ेगा। तो स्टॉक सिर्फ नंबर नहीं है, हर नंबर के पीछे एक इंसान होता है। जब वो इंसान कंपनी छोड़े तो शॉर्ट टर्म में प्रेशर आता है। ऐसा ही आया था गोदरेज में, अगर आपको पता हो तो। प्रमोटर सेलिंग हमेशा रेड फ्लैग नहीं होती, बट प्रमोटर का रीजन जरूर समझे। आई बात समझ में? अगर आपको भी ऐसे फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी हो ना, तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास ज्वाइन कीजिए, या मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए मुकुल अग्रवाल नाम से, एंड्रॉइड और आईओएस पर, जहां पर आप फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस की क्लास को परचेज कर सकते हैं वेरी लो कॉस्ट में। और वहां पर स्टॉक मार्केट की न्यूज, आईपीओ की न्यूज और बहुत सारी फ्री लर्निंग वीडियो भी अवेलेबल है। अब हम तीसरे पे आते हैं। लार्ज हमने निपटा दिया, मिड हमने निपटा दिया, अब स्मॉल कैप पे आते हैं। होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी। ठीक है, मजा आ रहा है ना? अगर मजा आ रहा है तो लाइक कीजिएगा। एफआईआई की स्टेक 40.82% से बढ़कर हो गई 45.72%, और यहां भी प्रमोटर एग्जिट हो रही है, 6.98% की सेलिंग। सेम पैटर्न, पी कंपनी फिर से एग्जिट कर रही है, एफआईआई ले रही है। लेकिन इस स्टॉक के थ्रू मैं आपको एक अलग चीज सिखाऊंगा, पीयर कंपैरिजन कैसे सही से किया जाता है। होम फर्स्ट के साथ हम 4 कंपनी कंपेयर करेंगे, होम फर्स्ट को, एप्टस वैल्यू हाउसिंग को, आधार हाउसिंग को और पीएनबी हाउसिंग को। ईएम साइज देखो, पीएनबी हाउसिंग सबसे पहले 87,000 करोड़, आधार नंबर 2 पे, होम फर्स्ट और एप्टस छोटे। वैल्यूएशन में अगर आओगे प्राइस टू बुक वैल्यू में, तो पीएनबी सबसे सस्ता है, 1.3x का है। आधार और होम फर्स्ट एप्टस है ना 3 से 3+ के आसपास है। ठीक है, अब एक वैल्यू इन्वेस्टर क्या बोलता है, पीएनबी हाउसिंग ले लो, सस्ता है, यही तो बोलेगा। लेकिन रुक, ग्रोथ रेट आओ, टॉप लाइन और पेट, पीएनबी हाउसिंग की सबसे स्लो है। क्यों? क्योंकि बेस काफी बड़ा है, 87,000 करोड़ पे हाई ग्रोथ मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो छोटी कंपनी है जैसे होम फर्स्ट और एप्टस, इनका पेट ग्रोथ 25-26% ट्रेलिंग है, दैट्स स्ट्रॉन्ग। एसेट क्वालिटी जो ग्रॉस एनपीए है पीएनबी हाउसिंग और एप्टस का 1.1 से 1.2% के रेंज में, ये अच्छा है हाउसिंग फाइनेंस में। होम फर्स्ट और आधार थोड़ा ज्यादा है, एनआईएम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे आते हैं तो एप्टस सबसे हाई है 12-13%, होम फर्स्ट और आधार 7 से 8%, पीएनबी हाउसिंग सबसे लो। तो पिक्चर क्या क्लियर हुई कि आप वैल्यू चाहते हैं तो एक्सप्लोर करें। पीएनबी हाउसिंग सस्ता है, एसेट क्वालिटी ठीक है, लेकिन ग्रोथ स्लो है। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो होम फर्स्ट है, एप्टस दोनों ऑप्शन, लेकिन इन्हें आपस में कंपेयर करो तो वैल्यूएशन में एप्टस थोड़ा बेहतर है, एसेट क्वालिटी में भी एप्टस स्ट्रांग है, मैनेजमेंट कमेंट्री पे भी रिसर्च करो तो यहां भी वही प्रमोटर स्टोरी है। होम फर्स्ट में भी पी फर्म एग्जिट कर रही है, एप्टस में भी यही होगा। तो ये सेगमेंट का ट्रेंड है।
तो किसी भी सेक्टर में स्टॉक पिक करने से पहले उस सेक्टर के 3 से 4 प्लेयर को कंपेयर करो। सिर्फ एक स्टॉक मत खरीदो। पीयर कंपैरिजन से पता चलता है कि आप वैल्यू ले रहे हो या ग्रोथ, किस चीज का सेक्रीफाइस कर रहे हो। और अगर आप गौर करो तो 3 स्टॉक में जो मैंने प्रॉमिस किया था, सबकी अलग-अलग एनालिसिस करके दिखाने की कोशिश की। चाहे एनटीपीसी हो, चाहे विशाल मेगा मार्ट हो, चाहे होम फर्स्ट हो, आपके पोर्टफोलियो में कौन-सा है कमेंट में बताइएगा। और क्या सीखा इन तीनों से सबसे ज़्यादा, अगर आप वो कमेंट में लिखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं चाहता था कि भैया आपको कोई बोरिंग फंडामेंटल ना सिखाऊं, कुछ बेहतर चीज सिखाऊं। तो उम्मीद करता हूं पसंद आया तो हर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्यार मोहब्बत दीजिए। थैंक यू।